हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेज प्लानिंग। इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है। तो रिसोर्स प्लानिंग हम किसको बोलते हैं, मतलब जो भी रिसोर्सेज हमारे पास में हैं हम उनका किस तरीके से यूज़ करेंगे उसके लिए हमें एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो पहले हम उसका प्लान बनाते हैं। ये तो रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करना है उसके लिए हमें एक प्लानिंग की ज़रूरत होगी। तो प्लानिंग किस तरीके से की गई, तो अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारी कंट्री के अंदर क्या है, जो रिसोर्सेज है वो अनइक्वल और अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान के अंदर क्या है, डेजर्ट है। तो राजस्थान के अंदर क्या होगा, सोलर एनर्जी खूब होगी, वहाँ पे विंड एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, फॉरेस्ट नहीं होगा, वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज नहीं होंगे, ना वहाँ पे मिनरल्स मिलेंगे। लेकिन वही अगर हम बात करें छोटा नागपुर प्लेट्यू की, तो वहाँ पे हमें मिनरल्स भी मिल सकते हैं, हमें आयरन ओर भी मिल सकता है। और अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे हमें वाटर रिसोर्सेज भी मिलेंगे, वहाँ पे हमें फॉरेस्ट भी मिलेंगे, वहाँ पे माउंटेन्स भी है। तो इंडिया क्या है, एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। अगर हम बात करें फिजिकल फीचर्स से, तो इंडिया के अंदर आइलैंड भी है, वहाँ पे डेजर्ट भी है, फॉरेस्ट भी है, प्लेट्यू भी है, माउंटेन्स भी है। तो सारी चीज़ें हैं। इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है अकॉर्डिंग टू फिजिकल फीचर्स। तो इंडिया के अंदर क्या होगा, जो रिसोर्सेज हैं वो भी अनइक्वल और अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जैसे हमें पता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर आयरन ओर मिल सकता है, राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी चीज़ें मिल सकती है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि जो विंड एनर्जी है या फिर जो सोलर एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लोगों को ही चाहिए, वो पूरे इंडिया के अंदर चाहिए। अगर सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी और बाकी के स्टेट्स तक नहीं पहुंचेगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होगी। और अगर मिनरल्स जो है जैसे कि आयरन ओर है वो राजस्थान तक नहीं पहुँचेंगे तो राजस्थान का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हमें रिसोर्सेज की प्लानिंग इस तरीके से करनी होगी कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें और पूरे इंडिया के अंदर उसको जितने भी स्टेट है उन सभी को दे सके ताकि पूरे इंडिया का डेवलपमेंट हो सके। तो बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल इज रिक्वायर्ड। तो हमें क्या करना होगा, रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी होगी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, ताकि हम रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकें और बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं उन तक भी जो रिसोर्सेज है वो पहुंच सके। तो इंडिया के अंदर क्या है, 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग जो है उसको अडॉप्ट किया गया है। 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग के अंदर क्या होगा, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो रिसोर्स है वो कहाँ पे है। जैसे कि छत्तीसगढ़ के अंदर आयरन ओर है तो हम ये पता करेंगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो आयरन ओर है वो कौन सी जगह के अंदर है, वो कितनी क्वालिटी के अंदर है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें। फिर प्लानिंग स्ट्रक्चर, हम ये प्लान करेंगे कि जो छत्तीसगढ़ के अंदर आयरन ओर है उसको हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम उसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे ताकि हम उसको निकाल सके, उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। फिर ओवरऑल डेवलपमेंट, अब ऐसा थोड़ी है कि छत्तीसगढ़ के अंदर हमें आयरन ओर मिला है तो उससे सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही डेवलपमेंट होगा, उस आयरन ओर से पूरी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। वो जो आयरन ओर होगा वो हर स्टेट तक पहुंचाया जाएगा ताकि वहाँ तक भी डेवलपमेंट हो सके। तो क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर लिया, अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम 3 स्टेप्स रिसोर्स प्लानिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो पहले हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन, हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो रिसोर्स है वो कहाँ पे है।
एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के अलग अलग रीजन्स के अंदर हमें ये पता करना होगा कि कहाँ पे रिसोर्स है, कौन सा रिसोर्स है। अब ये हम करेंगे कैसे, मतलब हम रिसोर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो हम करेंगे सर्वे के थ्रू, मैपिंग के थ्रू। तो हमें सर्वे कंडक्ट करना होगा जिससे हमें पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे ये रिसोर्स है, इतनी क्वालिटी के अंदर प्रेजेंट है, उसकी इतनी क्वांटिटी है, क्योंकि क्वालिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर किसी रिसोर्स की क्वालिटी बहुत कम होगी तो उसे कोई खरीदेगा ही नहीं, तो फिर उसका एक्सट्रैक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। और उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमने पूरी टेक्नोलॉजी लगाई, उससे बहुत सारे पैसे खर्च किए, लेकिन उसमें से क्या निकला, मान लेते हैं कि 1 किलो कॉपर निकला, तो उसका हमारे कोई यूज़ ही नहीं है, वो यूज़लेस हो गया। क्योंकि हमने रिसोर्स की डेफिनेशन के अंदर देखा था कि वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। अगर वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं कहलाएगा। तो उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें, पहले हमें रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना होगा कि वो रिसोर्स मिल कहाँ पे रहा है, कितनी क्वांटिटी के अंदर मिल रहा है, कितनी क्वालिटी है उसकी। ये सब हम करेंगे कैसे, सर्वे के थ्रू और मैपिंग के थ्रू। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमें पता चल गया कि इस एरिया के अंदर ये वाला रिसोर्स है। फिर क्या करेंगे, फिर अब हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। हमें पता होगा कि ये वाला रिसोर्स है, तो इस वाले रिसोर्स को हम किस मशीन के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम मशीन ही एप्रोप्रिएट नहीं लेके जाएंगे तो उसको हम एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। स्किल्स की ज़रूरत होती है। हमें ये पता होना चाहिए कि इस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें किस तरह के स्किल्स के पीपल चाहिए। ऐसा अगर हम बात कर लेते हैं कि माइंस के अंदर काम करना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कोई एजुकेटेड पर्सन ही जाए, वहाँ पे अनएजुकेटेड पर्सन भी काम कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे माइंस के अंदर ही काम करना है। तो स्किल्स, हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस स्किल के पर्सन उस काम को अच्छे से कर सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी उस काम को अच्छे से कर सकती है। एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, और हमें इंडस्ट्री भी लगानी पड़ती है फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। तो पहले हमने आइडेंटिफाई किया उसको, फिर हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के थ्रू और एप्रोप्रिएट स्किल्स के थ्रू। अब हमने उसको एक्सट्रैक्ट भी कर लिया, हमें पता भी है काम पे है। अब उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, हम उससे डेवलपमेंट करेंगे। तो मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स। ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स का मतलब क्या है कि पूरी कंट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए। जिस स्टेट के अंदर, जिस रीजन के अंदर वो रिसोर्स मिला है, उस रीजन का ही डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, पूरी कंट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये होता है ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स। तो हमने जो 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग जो कि इंडिया के अंदर फॉलो की जाती है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब आगे क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट। मतलब अगर हमारे पास में रिसोर्सेज होंगे तो हमारा डेवलपमेंट हो सकता है, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। तो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन बट नियरली अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारे पास में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास में उतने इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि उन रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज़ कर सके। जैसे कि हमें पता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो तो पहले भी थे, जब हमारा इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, जब पहले हमारे जो पूर्वज थे वो सभी रहते थे, रिसोर्सेज तो तभी भी थे। लेकिन तब क्या था, हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम क्या नहीं कर पाए, उन रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाए। लेकिन जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनने लगे, तो क्या हुआ, उन रिसोर्सेज का हम यूज़ करने लगे। तो रिसोर्सेज तो 1000 साल पहले
1000 साल पहले भी थे, लेकिन तब टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो रिसोर्स होने से कुछ नहीं होता, हमारे पास में अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए और इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए। जैसे कि राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी भरपूर है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि राजस्थान के पास में या फिर हमारे पास में सोलर प्लेट्स नहीं होंगे, विंड मिल नहीं होगा, तो क्या होगा, हम उस रिसोर्स का अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो रिसोर्स होने से कुछ नहीं होगा। ये जरूर हमें पता है कि रिसोर्सेज से किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन रिसोर्स होने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास में उस रिसोर्स का यूज़ करने के लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। कंट्रीज विच आर रिच इन रिसोर्सेज बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड, मतलब ऐसी कोई कंट्रीज है जैसे कि जो अफ्रीका है, तो अफ्रीका जो कंट्री है या फिर अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर क्या है, रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गया। अफ्रीका के अंदर गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, प्लेटिनम भी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि पेट्रोलियम भी है, कोल भी है। तो अफ्रीका के अंदर सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन अफ्रीका के अंदर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी तो फिर भी हो गई है, लेकिन पहले बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन उस समय क्या था, जो इंग्लैंड था या फिर जो ब्रिटेन था, उसके पास में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन थे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी। तो ब्रिटेन ने क्या किया, अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बनाई और वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज थे उनका यूज़ करने लग गए। तो कंट्रीज जैसे कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे रिसोर्सेज तो बहुत सारे थे, लेकिन वो क्या था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह गया। वैसे ही अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया के पास में भी रिसोर्सेज थे पहले, अभी भी है रिसोर्सेज इंडिया के पास में, लेकिन पहले हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं थी, तो हम उन रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाए। लेकिन ब्रिटेन के पास में तो पहले भी टेक्नोलॉजी थी, तो जैसे उन्होंने अफ्रीका को अपनी कॉलोनी बनाया, वैसे ही उन्होंने इंडिया को भी अपनी कॉलोनी बना लिया और क्या किया, यहाँ के जो रिसोर्सेज थे उनको उन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। कंट्रीज विच आर पुअर इन रिसोर्सेज बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड, तो ऐसी कंट्रीज जो कि रिसोर्सेज के अंदर पुअर है लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। जैसे हमने अभी ब्रिटेन का एग्जांपल देखा, ब्रिटेन एकदम छोटी सी कंट्री है, हमारे हरियाणा के जितनी, तो वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है। और वैसे ही अगर हम जापान का एग्जांपल लें, तो जापान भी एक छोटी सी कंट्री है, उनके पास में भी रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो आज के समय में इतने ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। तो उनके पास में रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उनके पास में टेक्नोलॉजी थी, उनके पास में इंस्टीट्यूशन थे, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, जो बाकी की कंट्री से उन्होंने इंपोर्ट करा या फिर अपनी कॉलोनी बनाई और जो रिसोर्सेज थे उससे वो डेवलप हो गई। लेकिन हमें पता है कि रिसोर्सेज तो है, लेकिन उनका कंजर्वेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंजर्वेशन का एक जो अप्रोच है वो हमें हमेशा याद में रखना है कि हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमें उनका इस तरीके से यूज़ करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बच सके। जैसे कि कुछ ग्रीडी पीपल जो है वो रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसके कारण जो सोसाइटी है वो हैव्स और हैव नॉट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, रिच और पुअर के अंदर सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। तो रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा कंजर्वेशन भी ज़रूरी है, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेज का यूज़ कर सके। अब महात्मा गांधी जी एक स्टेटमेंट देते हैं, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि हमारे पास में, हमारी या फिर मदर अर्थ के पास में बहुत सारा है कि हम जितने भी पीपल हैं उनकी नीड को सेटिस्फाई कर सकें, लेकिन हमारे पास में इतना नहीं है कि हम किसी भी एक इंडिविजुअल की ग्रीड को सेटिस्फाई कर सकें। हम किसी की लालच को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम सभी की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। महात्मा गांधी जो थे वो ज़्यादा डेवलपमेंट के अगेंस्ट में थे, उनका यही मानना था कि हमें उतना ही रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो होगा कुछ नहीं, बस जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि लोगों के जितने भी लोग हैं उन सभी की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास में बहुत रिसोर्सेज है, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास में नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि हमें रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए। एक जो कंजर्वेशन है वो वाली अप्रोच हमें हमेशा
दिमाग में रखनी चाहिए। तो हमारे वाला जो टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग ये कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने 3 स्टेप्स प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया और हमने जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स की रिसोर्स है, रिसोर्स होने से कुछ नहीं होगा, इंस्टीट्यूशंस का होना भी जरूरी है, तो ये हमने डिस्कस किया। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लैंड एज अ रिसोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please ask me in the comments. Thank you so much.